जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। आज हमारे पहले प्रोग्राम फेस टू फेस में हम बख्शी साहब से कुछ वो सवाल करेंगे जो आप ही सिपाहियों ने हमें ईमेल पे भेजे हैं सर से पूछने के लिए। जनरल सर जय हिंद। जय। और हमारे साइबर सिपाही में जितने भी सिपाही हैं, पहले तो उन सब की तरफ से आपको चरण स्पर्श, सबने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं सर। और लोग ये पूछना चाह रहे हैं जो आजकल हालात हैं देश में, स्पेशली कश्मीर में जो हमने देखा अभी, सीआरपीएफ के जवान को इतनी क्लोजली आकर के थप्पड़ मारा, लात मारी उसके हेलमेट पे। मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि हम पाकिस्तान के एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे, और आज सर पाकिस्तान छोड़िए, हमारी अपनी धरती पे सेना के जवानों के गाल के ऊपर तमाचा मारा जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में एक उदारवादी तबका है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है थोड़ी देर में उसको दीमक की तरह अंदर से चाटना शुरू कर देता है। दूसरा है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव पड़ता है, और जो भी सरकार आती है कुछ देर तो होल्ड आउट करती है, लेकिन फिर हमने देखा है धीरे धीरे ये जो है असर करने लगता है, रंग लाने लगता है। और ये जो तबका जो हमारे देश के अंदर, ये देशद्रोही तबका, ये बिका हुआ तबका जो कि मीडिया में है, एनजीओज में है, कुछ जुडिशरी के हिस्सों में आ रहा है, स्टूडेंट यूनियंस में तो पनप रहा है बड़ी बुरी तरह से, जिस तरह की आपने देखा जेएनयू में, जादवपुर में, हैदराबाद में। और मैं आपको एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहता हूँ। सीरिया आजकल गृह युद्ध से ग्रस्त है, वहां एक इमारत सलामत नहीं खड़ी रह गई जी। इतना वहां पे गृह युद्ध हुआ, इतना तबाही का मंजर हुआ है कि सब देश तबाह हो गया। और ये तबाही कहां से शुरू हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ दमास्कस, यूनिवर्सिटी ऑफ एलेपो में इसी प्रकार के तमाशे शुरू किए गए थे राष्ट्रवाद को लेकर। जी, ये बड़ा खतरे का सिग्नल है जो जेएनयू में हो रहा है, जो जादवपुर में हो रहा है, जो रामजस में हो रहा है, और जो दाएं बाएं हो रहा है। ये जो देशद्रोह की जो बातें, देश को तोड़ने की बातें, ये बड़े खासे नियोजित प्लान के मुताबिक इस देश में फैलाई जा रही है। और उसके चलते क्या होता है, मीडिया का तबका, खासकर हमारा अंग्रेजी भाषा का जो मीडिया है, उसमें कई तबके हैं जो कि दबाव डालते हैं सरकार पे। और मैं आपको ठोस उदाहरण देता हूं। ठोस उदाहरण यह है कि 2-3 साल पहले हमारे देश में एक बवाल खड़ा किया गया कि साहब फौज, सेना कश्मीर के गांव और शहरों में क्यों, वो सीमा पर क्यों नहीं, वो सीमा पर क्यों नहीं, वो शहरों गांवों में क्या कर रही है, लोगों को गुस्सा दिला रही है, लोग नाराज हो रहे हैं सेना को देख देख के। तो ये दबाव को चलते हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट एक्चुअली पॉलिटिकल दबाव पड़ा और हमको चेंज करके ज्यादातर वो बेचारे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भेज दिए गए। जो हिंटरलैंड में, साउथ कश्मीर में हमारी डिप्लॉयमेंट थी, उसको थिन आउट किया गया। और जब थिन आउट किया गया तो वहां पे बुरहान वानी पैदा हुए, और जब आपने बुरहान वानी को मारा तो ऐसा बवाल खड़ा किया गया। देखिए, असली लड़ाई ये हार चुके हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर में था 2000 से 2005 तक हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे थे, पहले किश्तवाड़ में, रजौरी, पुंछ में। उस वक्त जो है 3500 से 4000 टेररिस्ट होते थे जम्मू कश्मीर में, हथियार बंद। पंजाबी पठान 60% थे उसमें से जी। और उनके पास रॉकेट लॉन्चर, जीपीएमजी, AK-47, हजारों किलोग्राम एक्सप्लोजिव ग्रेनेड, सब कुछ था जी। उस वक्त जो था, हम लोग विचलित नहीं हुए जी। उस वक्त फौज की थर्राहट थी वहां पर कि फौज से ये लोग टेररिस्ट भी देख के भाग लेते थे जी। ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ कि लेकिन हमने देखा जितने हम मारते थे उतने पाकिस्तान और इन्फिल्ट्रेट करता था जी। और वो बात बराबर भी आ जाती थी जी। फिर हमने 2003 में फेंसिंग बनानी शुरू करी, 2005 तक फेंस बना दिया, और फिर इनका इन्फिल्ट्रेशन पे 70 से 80% डिग्रेड हुआ।
और फिर हमने रहते मारते 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 3,500-4 हजार से लेकर आज कोई 150 से 200 टेररिस्ट वापस रह गए हैं। लड़ाई वो हार चुके हैं, लेकिन हालात आज ज्यादा बुरे हैं बजाय कि उस वक्त के। और सर आपने अभी जो बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर से आर्मी की डिप्लॉयमेंट को चेंज किया गया कि आर्मी बस्तियों में क्या कर रही है, सरहदों पे क्यों नहीं है। लेकिन सर जब बाढ़ आती है तो यही आर्मी तो बस्तियों में जाकर के लोगों को बचाती है, तब कोई क्यों नहीं बोलते कि आर्मी बस्ती में मत लगाओ, सरहदों पे लगाओ। तब क्यों आर्मी की मदद मांगते हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि जब बाढ़ आती है, आपने एक उदाहरण दिया कि फौज को एकदम से बुलाया जाता है। अरे साहब, फौज वहां थी तो सुरक्षा थी जी, और 60% लोगों ने आके वोट डाला था जी। आपने फौज हटाई, सुरक्षा हटी, और आज जो है 7% और 2% वोट डल रहा है। क्योंकि ये जो शरारती तत्व है, ये जो सेपरेटिस्ट तत्व है, ये जो देशद्रोही तत्व है, अब ये शरेआम लोगों को डरा धमका रहा है। पहले तो आपको हटवाया और अब ये दादागिरी कर रहे हैं। वहां पे जो बची खुची फौज है उसके साथ पंगे ले रहे हैं। उसको कभी जाके कोई लात मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई सुन के, अपनी 37 साल की सर्विस में मैंने पहली बार ही सुना कि नहीं साहब, कितना उसने सेल्फ कंट्रोल दिखाया। उसने लात खा ली, घूसे खा लिए। तो जो राइफल आपने सरकार ने उसको दी वो किस लिए था? एग्जैक्टली सर, लोग ये कह रहे हैं क्या वो होली पे पिचकारी में काम आएगी क्या? सर ऐसा कोई नियम है कि सीआरपीएफ का जवान जब तक कि जान पर ना बनाए वो रिटेलिएट नहीं कर सकता? रिटेलिएट नहीं कर सकता। देखिए, मिनिमम फोर्स की बात की जाती है, लेकिन जब आपको कोई फोर्स, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, किसी को लात मारना, किसी को घूसा मारना, किसी पर पत्थर फेंकना इज यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट डूइंग हिज ड्यूटी। एग्जैक्टली। जो कि इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है, वो वहां टूरिज्म के लिए नहीं गया जी, वो इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी। आप दिल्ली में जाके किसी पुलिसमैन को लात मार सकते हैं? आपकी हालत क्या होगी आपको मालूम? जी। देयर इज रूल ऑफ लॉ। यस। तो बात यह है कि श्रीनगर में किसने रूल ऑफ लॉ हटा दिया है? पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी का इजरायली क्या करते हैं? जो पत्थर मारता है उसकी हड्डी तोड़ देते हैं जी, हाथ पे वो मार के बट हड्डी तोड़ देते हैं। जो पत्थर मारता है उसे बेरेट पे बांध के गाड़ी के बॉनेट पे बांध के उसको आगे लेते हैं हॉस्टेज की तरह। सर अभी जैसे हमने भी ऐसा देखा, हमारी सेना ने भी ऐसा साहसिक कदम उठाया, लेकिन उसकी भरपूर आलोचना हो रही है। जो देश का तथाकथित बुद्धिजीवी तबका है वो सबसे पहले इनकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चों को गाड़ी के आगे बांध दिया, मानवाधिकार वाले झंडे उठा लेते हैं। हाँ। तो क्या करें सर, इसका सोल्यूशन क्या है देश के लिए? सोल्यूशन ये है कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है हमारे देश में ह्यूमन राइट्स की, जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहां से, इस पे थोड़ा नियंत्रण हमको अब लाना होगा। हमारे एनजीओ क्या कर रहे हैं, कहां से फंडिंग आ रही है, इस पे भी सरकार ने काफी जो है दिलचस्पी दिखाई थी और काफी हैरत की भी बातें सामने आई कि कितना कितना पैसा फॉरेन फंडिंग आ रहा है। 80-90 एनजीओ की फंडिंग पे जो है लगाम लगी है जी। तो ये मैं समझता हूँ और गहराई में जाने की जरूरत है। ये भी देखने की जरूरत है कि स्टूडेंट यूनियंस को फंडिंग कहाँ से आ रही है। मीडिया के कई लोग आलीशान करोड़ों के घर कहाँ से बना रहे हैं, उस तनख्वाह में घर नहीं बनते, इतने आलीशान घर नहीं बनते। और ये तो अर्नब गोस्वामी ने कहा जी, बिल्कुल मीडिया से है, एक महारथी है। सर आज अगर हम देखें मीडिया को, स्पेशली जो साइबर सिपाही का भी जन्म हुआ था हम लोगों का, वो मीडिया की एक सेलेक्टिव जर्नलिज्म के विरुद्ध ही हम लोग पैदा हुए थे। और हमें आज बहुत बड़ी खुशी है इस चीज को देख करके, जैसे अपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया या कुछ एक चैनल्स और हैं जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, वो देश की बातें करने लगे हैं, वो देश के हित में बोलने लगे हैं। लेकिन एक जो तबका है उसका भी नाम लेना उचित नहीं है अभी भी। एग्जैक्टली वो देश के विरुद्ध ही बोल रहा है। और सर जहां तक मुझे याद आता है, रिटायर्ड रॉ ऑफिसर का एक स्टेटमेंट है, ऑनलाइन है, वो अवेलेबल भी है यूट्यूब पे। उन्होंने बोला है कि रॉ के पास में, आईबी के पास में बाकायदा सबूत है कुछ जर्नलिस्ट के खिलाफ में कि इन्होंने कहां से फंडिंग ली है। तो सरकार को सब कुछ पता है, तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है उन पत्रकारों के खिलाफ? देखिए, हम भी उसी के इंतजार में हैं। हमें बहुत उम्मीदें थी जब ये सरकार आई, खासकर हम वेटरन्स को, हम जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कि बहुत कुछ होगा। थोड़ा बहुत हुआ भी है जी, लेकिन जितना हमको उम्मीद थी अभी तक हम वो देख नहीं पाए हैं। सबसे पहले तो हम लोग बहुत चिंतित थे कि पिछले 10 सालों में
हमारे देश की सेना, सशस्त्र सेनाओं की मॉडर्नाइजेशन को जीरो पे लाके रख दिया गया था। जी बिल्कुल ब्रेक लगा दी गई थी और वो कोई हथियार खरीद फरोख्त सब बंद हो गया था, सिवाय बीवी हेलीकॉप्टर जो है इटली से आता है और जो कि इनऑर्डिनेटली एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर था और जिसमें धांधली थी, वो हेलीकॉप्टर ही हमने खरीदने देखा, बाकी कुछ आते देखा ही नहीं हमने। और ये जो बाकी जो लोग हमारे देशद्रोही तबके जो कि जेएनयू में पनप रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पनप रहे हैं, मीडिया में पनप रहे हैं, कई बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में पनप बहुत बड़ा तबका है। आपको याद होगा बख्शी सर, जब अभी पिछले दिनों 2016 की बात है, सलमान खान ने कोई बयान दिया था पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर के, तो एक और बॉलीवुड के बड़े अभिनेता जो कि अब दुनिया में नहीं रहे और हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है कि दिवंगत आत्मा के बारे में आप कभी गलत नहीं बोल सकते, तो बिना कुछ गलत बोले उनका नाम लिए बिना मैं कहूंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सर टीवी पे एक अच्छे खासे बड़े न्यूज चैनल पे एक सवाल पूछा गया, कर्नल थापर जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनके 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 पिता के सामने जी, ये सवाल था उनसे कि एक बच्चा परसों कश्मीर में 24 साल का फौजी हमारा शहीद हो गया, तब उस अदाकार ने, उस नामी गिरामी एक्टर ने बोला, किसने कहा था फौज में जाने को। सर जब ऐसे सेलिब्रिटीज फौज का अपमान करेंगे तो हम किससे उम्मीदें करें? देखिए, ये बहुत ही ये लज्जा की बात है, शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि ऐसे लोग पनप रहे हैं और बड़ा वो प्रॉस्पर कर रहे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि ये साफ जाहिर करता है कि क्या मूल्य आपने अपने माता पिता से लिए हैं, क्या मूल्य अपने खानदान से, अपने स्कूली पढ़ाई से लिया है। मूल्य विहीन एक कल्चर पैदा हो रहा है कि पैसा पैसा और केवल पैसा, मैं और मैं, कितना मैं पैसा बटोर सकता हूं, खा सकता हूं, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, चाहे देश को बेचकर, चाहे कुछ भी कर कर। ये जो मानसिकता जो आपकी आ गई है, मूल्यविहीन मानसिकता, इसके ऊपर अब आपको पूरा जम के लड़ना होगा। सबसे पहले आपको इस देश में, इस देश के स्कूलों में मूल्य जो है वो वैल्यूज वो देनी पड़ेगी और द फर्स्ट वैल्यू इज नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति का वैल्यू, जज्बा कहाँ सिखाते हैं आप स्कूल में? कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जब तक आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, आप देश में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। इस प्रकार के लोग मुंह खोल के बोलेंगे, इनको तो छोड़िए, एक बिहार के नेता ने बोला, अरे वो तो फौज में मरने ही तो जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं मरने के, उनको पैसे मिलते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है मरने की। अरे साहब, केवल वेश्याएं पैसों के लिए काम करती हैं, जो इज्जतदार लोग हैं वो इज्जत के लिए काम करते हैं, वो इज्जत के लिए लड़ते हैं, इज्जत के लिए, अपने देश की इज्जत, अपने वतन की इज्जत, अपनी पलटन की इज्जत, खुद की निजी इज्जत के लिए लोग अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। ये उन लोगों के समझ के बाहर है जिन्होंने कभी मूल्य ही नहीं सीखे, ना उनके माँ बाप ने उनको सिखाए। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के विरोध में बोलते हैं, ये जरा सा तबका है, मुट्ठी भर तबका है, लेकिन आवाज बड़ी ऊंची है, क्योंकि प्रायोजित है, सारा प्रायोजित है, पैसा बहुत है पीछे, और इनके पास में 24 घंटे लाइव आने की ताकत है, सबसे बड़ी चीज जो इनके पास में है। देखिए, मैं IIT मद्रास में वो सेना के ऊपर लेक्चर देने को बोलते, मैं सेना पे लेक्चर दे रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा था। कश्मीर, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी बोलने को कहा था, कश्मीर की बातचीत आई। जैसे मैंने कश्मीर पे बोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि कुछ हलचल हो रही है ऑडियंस में। मैं हैरान रह गया कि IIT तो बहुत ही ऊंचा संस्थान है, यहाँ क्या हुआ? तो देखा साहब, एक मुट्ठी भर कश्मीरी वहां के ऑडियंस, वो जो थे स्टूडेंट्स, जो कि मेन कोर्स नहीं कर रहे थे, ह्यूमैनिटीज का कोर्स कर रहे थे, मेन कोर्स नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटीज का कोर्स कर रहे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और दंगल फसाद शुरू कर दिया। और हम लोग हैरान रह गए कि बात क्या हुई। और उनके साथ बीच में मिले एक वामपंथी जो वहां स्टूडेंट लीडर थे, और वो बड़ा चिल्लाने लगे, ये करने लगे, वो कर। लेकिन फिर जो अगला हुआ उससे मैं हैरान रह गया। अगर यहाँ हरियाणा में होता तो हमारे जो जाट लड़के वो मार मार के सीधा कर देते, क्या करते, कुछ भी, वो बिल्कुल चुप करा देते। तो लेकिन IIT मद्रास तो बेचारे पढ़ने लिखने वाले लड़के, मोटे मोटे चश्मे, लेकिन मैं हैरान रह गया। वहां के लड़के उठे, उन्हें पकड़ के उन्होंने चुपचाप करा के बिठा दिया, चुपचाप लेक्चर सुनो, जो सवाल करना है सीधे से सवाल करो। तो वो तो बैठ गए,
मैंने पूछा तुमको सवाल पूछते, मेरे से सवाल पूछो, मैं भी जम्मू की पैदाइश हूँ। जी उतना हक है मेरा जम्मू कश्मीर के बारे में जितना बोलने तुम्हारा के लिए है। जितना तुम्हारा है। जम्मू कश्मीर है, जी केवल कश्मीर नहीं है, जी राज नहीं है कश्मीर का जम्मू जी। के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, उसके जी। ऊपर वो उसकी कॉलोनीज नहीं है। जी। और ठीक है कश्मीर कि भी है तो सर हमारे ऋषि का है, और कश्मीर कश्मीर भी हमारा है तो पूरा का पूरा जम्मू हमारा एंड है। कश्मीर हमारा है। इसमें अगर किसी को कोई शक है तो अपना दिमाग जाके डॉक्टरी जांच कराए। जी और मैं जब वहां था तो मैं वहां के लोगों को बोलता था, देखिए किसी भलेखे में मत रहिए, कश्मीर पे आज भी भारत का परचम फहरा रहा है, जी। आज से 10,000 साल बाद भी भारत का परचम फहराएगा। जी ये जब आप गिठान में बांध के रख लेंगे तो आपको तकलीफ कम होगी, जी तकलीफ कम होगी, क्योंकि आपको लोग बेवजह भड़का रहे हैं, जी। आपको लोग बेवजह आपको जो है तूल दे रहे हैं और आपको वो बहका के इस तरह आपका जिंदगी का नाश कर रहे हैं, आपके कैरियर्स का नाश कर रहे हैं, जी आपकी टूरिज्म का नाश कर रहे हैं। आपको जो कमाना था, जो शिकारे वाले ने, रिक्शा वाले ने, कुली ने, पोनी पोर्टर वाले ने, जो दुकान वाले ने, जो फूल बेचने वाले ने, फल बेचने वाले ने, उसको हर साल जब टूरिज्म का सीजन स्टार्ट होता है, ये सैयद अली शाह गिलानी वहां पे तमाशा शुरू करते हैं, जी क्योंकि लात लगती है पेट पे इन लोगों के, कि वो चाहते हैं कि इनके पेट पे लात लगे, गरीबों के पेट पे लात लगे, वो गुस्से में रहे और ये गुस्से का फायदा उठाएं, उस पे अपनी राजनीतिक अपनी रोटियां सेके। जी सर। ऐसा तो ये हाल है साहब। तो जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा, लोगों के मन में इन्होंने, और ये गलती हमारी है, जी इन्होंने एक धारणा डाल दी कि साहब थोड़ा सा जोर और लगाओ, भारत की फौज यहाँ से चले जाएगी, ये लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इतने उदारवादी तो हैं ये लोग। सर हमारी उदारता को हमेशा कायरता समझा है, लेकिन अभी कश्मीर से हट करके एक सवाल जो स्पेशली हमारे लाखों सिपाही आपसे जानना चाहते हैं, और सवाल थोड़ा सा इशारों वाला है, जवाब भी आप इशारों में देंगे, क्या इस साल हमें एक नया पड़ोसी मुल्क मिल जाएगा बलूचिस्तान? देखिए ऐसा है कि जो लातों के झूठ है जी वो बातों से नहीं मानते, जी लातों के झूठ बातों से नहीं मानते। और हमारी पाकिस्तान के मुल्क को नसीहत है, चैन से रहो और औरों को चैन से जीने दो। इस इलाके के लिए जहमत मत बनो। क्या वजह है कि अफगानिस्तान आपसे परेशान है, क्या वजह है कि बांग्लादेश आपसे परेशान है। उसके होम मिनिस्टर ने सार्क कॉन्फ्रेंस वहां जाके अटेंड करने से साफ मना कर दिया कि ये ढाका में बम फोड़वा रहे हैं, ढाका के अंदर ये सुसाइड अटैक, ना केवल भारतवर्ष। सर पाकिस्तान अपने आप में पूरा परेशान है, पाकिस्तान में सर पख्तून परेशान है, बलूच परेशान है, सिंधी परेशान है, मुहाजिर परेशान है, मुहाजिर परेशान शिया है, परेशान है, शिया है सर, अहमदिया है, सारे परेशान है वहां पे। तो मैं पाकिस्तान को मेरी नसीहत ये है, चैन से जियो और चैन से जीने दो, नहीं तो इस देश के बर्दाश्त की भी कोई हद है। ये सीमा रेखा आपने पिछले साल हल्की सी पार होती देखी, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक थे और हमारे फौजियों को उम्मीद थी कि अब ये न्यू नॉर्मल होगा, कि हर तीसरे चौथे दिन जब ये कोई गफलत करेंगे, कोई पंगे लेंगे, तो उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी, फायर असॉल्ट होगी और ये नया फीचर बन जाएगा। लेकिन हमारा ये शांति का तबका फिर हावी हो गया, फिर एम्बेसडर जाने शुरू हो गए, ट्रैक 2 शुरू हो गई, शैंपेन की बोतलें खुलनी शुरू हो गई, और तब हमको पता चला कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान को अपनी 5वीं प्रोविंस बनाना चाहते हैं। मैं उनको कह रहा हूं, आप ऐसी हिमाकत मत करिए। हमें मालूम है चीन ने 51 अरब डॉलर वहां पे खर्चे किए हैं अपनी रोड बनाने के लिए, जी। इसलिए वो चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान उसके बाप की प्रॉपर्टी हो जाए। जी। उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं, भारतवर्ष का हिस्सा है। जी और अगर पाकिस्तान इसी राह से, इन हरकतों से बाज नहीं आया तो छोटे छोटे तो उन्हें हैरत नहीं होनी चाहिए, जी उन्हें हैरत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बार बार, और मैं सांकेतिक भाषा में क्यों बोलूं, जी मैं फौजी हूं, मैं साफ बोलूं, जी मैं साफ बोलूंगा। जी। देखिए हमारी पीढ़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। जी 1971 में मुझे कमीशन मिली थी और मेरे बैच को सीधा सीधा बांग्लादेश में झोंका गया। जी मैं उस वक्त हमने देखा 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, 13 दिन में। जी 13 दिन लगे थे केवल। जी बांग्लादेश बन गया था ईस्ट पाकिस्तान, जी और 2 टुकड़े हो गए थे। अगर पाकिस्तान इस प्रकार की छेड़खानी से
बेवजह की तशद्दुद से बाज नहीं आया, तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर बचे हुए पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं, जी बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। जी मैं तो नाम ले रहा हूँ। या नहीं, सीधा स्पष्ट सीधा है। सवाल के संकेत में मैं क्यों बोलूं? जी। संकेत तो औरों का देने का काम है, मेरा काम है लड़के करना। जी सर। मेरा ये काम था। अफसोस कि अब मेरे हथियार जो है वो सरकार ने ले लिए जी। हैं, लेकिन अपनी वाणी का जितना मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ देशभक्ति का जज्बा उठाने के लिए, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ टक्कर लेने के लिए मैं जरूर करूंगा। जी सर। और यही मैं बता रहा था कि जब मैं IIT मद्रास में गया और मैंने यही चीज बोली, जी। हमारी पीढ़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आपकी पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी, मेरे तो बाल सफेद हो गए, आपके काले बाल हैं, आप लोगों का दायित्व है और मैं आह्वान देता हूं कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो बचे हुए पाकिस्तान के 4 टुकड़े करो। सर बिल्कुल होंगे। और होंगे, और मुझे पक्का यकीन है। जब मैंने IIT मद्रास में ये बोला और वहां पे वो जो हमारे सज्जन थे, वो वेमुला या वो कोई वहां पे एक वामपंथी मोर्चा है, वो IIT के अंदर भी जी। वो ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जी। वो पूरे मीडिया में उसने फैला दिया कि जनरल बख्शी ने हेट स्पीच की। जब मैं दिल्ली में उतरा नहीं तो मेरे को सारों ने घेर लिया कि साहब आपने हेट स्पीच दी है। मैंने कहा बिल्कुल दी है और मैं दोबारा दूंगा, और जिसको मुझे हथकड़ी डालनी है प्लीज डाले। पाकिस्तान के खिलाफ मैं जब तक जिंदा हूं मैं हेट स्पीच दूंगा, क्योंकि उसने जितना नुकसान किया है हमारे देश का, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ये 30 साल से ये सिलसिला चल रहा है। पंजाब में शुरू हुआ, 21,000 भारतीय शहीद हुए। फिर जब हमने वहां काबू पाया, जम्मू कश्मीर में गया, 44,000 भारतीय शहीद हो गए। और 1993 से तो खुल सिम हो गया पूरे भारतवर्ष के हर शहर में, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर और में गिनती नहीं है शहीदों की। वहां पे बम फट रहे। सर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है बख्शी सर कि जब इतना सब कुछ है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आम आदमी को सबको मालूम है, तो सरकार को तो सब कुछ मालूम हो गई, तो हम अमेरिका की तरफ भीख क्यों मांगते हैं कि इनको आतंकी देश घोषित करो? हम सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का तबका क्यों नहीं पाकिस्तान से हटा लेते? हम क्यों नहीं करते, कदम उठाते हैं? देखिए, राजीव चंद्रशेखर जी ने यही बिल इंट्रोड्यूस किया था हमारी पार्लियामेंट में, और हम लोग तो उस दिन हमें सदमा लग गया। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इतना आक्रोश है, सब कुछ है, हम ये कर देंगे। हमें ये नहीं मालूम था तब तक कि अमेरिकी दबाव पड़ना शुरू हो गया है कि नहीं, बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। और हमारी आधी से ज्यादा पार्लियामेंट, क्या कोई 75% पार्लियामेंटेरियन उस दिन मिसिंग थे। साहब, बड़ी हैरत की बात है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की सेनेट ऐसा बिल पारित करे कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करे। अमेरिका की सेनेट पारित करे, जी। UN करे। हम नहीं करेंगे। क्यों साहब? क्योंकि आप बड़े ज्यादा नोबेल पीस प्राइज के इच्छुक हैं। वो लालसा आपकी लाल टपका रही है क्या कि आप नोबेल पीस प्राइज हासिल कर लेंगे कि पाकिस्तान ने इतना नुकसान किया, 80,000 भारतीय मारे, क्या कीमत है बात की? पर सर ये तो 56 इंची सीना है अब तो देश में। 56 इंची सीने की भाषा थी कि अमेरिका की तरफ क्यों भागते हो? अरे पड़ोस में जाओ ना। ये 56 इंची सीना के बयान थे ऑन रिकॉर्ड सर। अब वो सीना क्यों नहीं दिख रहा हमें? ऐसा है कि मेरा मानना है कि जो सैन्य तैयारी हो जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई। और मैं भी 56 इंच का सीना उस वक्त दिखाना चाहूंगा जब मेरे पास सैन्य शक्ति पूरी आ गई है। बातों से नहीं होती ये बात। लात मारनी है तो बूट पहनना होगा। जी। ये बूट अभी बन रहा है। पर सर समय कम है, हम ये ना मान के चले कि हमारे पास 15 साल है, ये मान के काम करेंगे है, और 2 साल बाद हम दोबारा नहीं आएंगे। उस स्थिति में क्या करना है हम? और यही मैं जिस मजलिस में जाता हूँ, जिस मैं ग्रुप में जाता हूँ, जिस स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, यही कह रहा हूँ कि वक्त बहुत कम है। हमको जल्द से जल्द अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना चाहिए। मनोहर पर्रिकर जी आए थे, वो IIT के थे, वो बहुत कुछ समझ गए थे। जी। काफी काम हो रहा था। अब हमने देखा कि गोवा को प्राथमिकता दी गई देश के बदले, और वो वहां चले गए, उनको वहां भेज दिया गया। जी। अभी तक हमको फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं मिला। अब जेटली जी के कंधों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार है, जो कि जिसमें वो सक्षम भी है, भारी बहुत लोड अच्छा है। है, जी। बहुत अच्छा लोड है।
लेकिन क्या संकेत हम दे रहे हैं कि एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर की जरूरत नहीं है इस देश में, जी। जबकि इतनी तेजी से हमारे हथियारों दुश्मन बढ़ का रहे हैं। एक्विजिशन करना है। 10 साल से जिसमें चक्का जाम था, जी उसको अब आगे बढ़ाना है। वो आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जी सर। और हमारी साइबर सिपाही के 1 लाख सिपाही आपसे एक दरख्वास्त, एक विनती करना चाहते हैं सर। हम लोगों ने एक सपना संजोया इस साल, जब 26 जुलाई को पूरा देश कारगिल विजय दिवस मनाएगा। हमारे पास यूजुअली कुछ जरिया नहीं होता अपने तरफ से हम सेना को क्या दे सकते हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं सिवाय एक डीपी चेंज करने के। तो इस साल जब 18वीं जयंती पूरा देश सेलिब्रेट करेगा कारगिल विजय दिवस की, हमने सोचा है हम 18 लोकेशंस पे आर्मी के जवानों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। और हम इसमें सर आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग भी चाहते हैं। क्या आप इसमें हमारी मदद करेंगे सर? मुझे बहुत हर्ष हुआ सुनकर, बहुत प्रसन्नता हुई। और हमारे सारे सेना के जवानों को, जो सर्विंग हैं, जो भूतपूर्व हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही खून का रिश्ता जो है, एक बहुत ही सिंबल ऑफ सपोर्ट होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी ये देखकर, और मैं सेना से भी बात करूंगा कि वो सेना के अस्पतालों में आपसे ब्लड लें, ब्लड डोनेशन आप लोग करें। एक बहुत ठोस ये जेस्चर होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो वेटरन्स इंडिया है, हमारी जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, जी। वो इस 23 जुलाई को, यानी कारगिल दिवस से एक दिन पहले, जी। जो कि संडे पड़ता है, जी। ताकि हम ट्रैफिक को डिसरप्ट नहीं करें, हम पराक्रम परिक्रमा कर रहे हैं जी। का प्रोग्राम। मतलब 3-4 हजार 5,000 मोटरसाइकिलों पे राष्ट्रीय ध्वज लेके रैली फहराएंगे, जबकि ताकि हमारे ध्वज का वो झंडे की फड़फड़ाहट से हमारा जो ये हवा गूंजेगी, और हमारा जो 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 यहाँ पे जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, जी। देशभक्ति के जज्बे से भरेगा। ना केवल दिल्ली में हम लोग ये करेंगे, और हम लोग ये इंडिया गेट से शुरू करके हमारा प्लान है कि जेएनयू के चारों तरफ जाएं, जी। और इस तरह का संकेत हम जो है, ये मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म हम पूरे देश को दें। ना केवल दिल्ली राजधानी में, मुख्तलिफ शहरों बल्कि में हर करेंगे। मुख्तलिफ शहर में राष्ट्रीय ध्वज के साथ। जी। राष्ट्रीय ध्वज की फड़फड़ाहट जब वो आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो वो सारा फैलती है। जी। देखिए, तिब्बती लोग जो हैं बौद्ध धर्म में, वो लोग हर पास पे वो ये प्रेयर फ्लैग्स लगाते हैं, ताकि उनपे जो लिखी जो 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 प्रार्थनाएं हैं, वो हवा के देवता, वायु के देवता जाके पूरे वातावरण में फैलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हमारे देश का ध्वज फड़फड़ाएगा हमारी हवा में, मोटरसाइकिलों के ऊपर, तो वो देशभक्ति का जज्बा हमारे कण कण में, वायुमंडल में भर देगा। ये अपने आप ये देखकर खुद ब खुद हम सर 23 जुलाई को जितने भी हमारे साइबर सिपाही होंगे वो इस पराक्रम परिक्रमा में पूरी तरह से शिरकत करेंगे, पूरी तरह से हिस्सा बनेंगे इसका। क्योंकि सर आप साइबर सिपाही के साथ आज जो मुलाकात है, हम लोग धन्य हैं सर। हम अपने आप को साइबर सिपाही बोलते हैं, पर आप वो एक्चुअल सिपाही हैं। और सर जो मेरा जाति हमेशा से मानना है, और मेरे साथ साथ हमारे पूरे संगठन की एक ही विचारधारा है, मूलभूत की पहले देश फिर श्रेष्ठ। और उसमें हम ये बोलते हैं, हमारी खाल से सर आप लोग के जूते भी बन जाए तो कम है। और हमें बहुत अफसोस होता है देखकर कि इस देश में इस विचारधारा के लोग बहुत ज्यादा होते हुए भी ये आवाज उनकी दबी हुई है। और मुट्ठी भर गद्दार होते हुए भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो आवाज बहुत हावी है। तो हम ये कामना करते हैं कि साथ में मिलकर के राष्ट्रवादी शक्तियां हमारी आवाज को प्रबल बनाए, प्रखर बनाए। देखिए, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, द ग्रेट आर ओनली ग्रेट बिकॉज वी आर ऑन आवर नीज। आप अपने घुटनों पे हो जाएं तो सब आपसे लंबे हो जाएंगे। जी। प्लीज राइज, जी। उठिए, खड़े हो जाइए, अपने पूरे कद तक खड़े होइए। जी। आप भारतीय हैं, यू आर यूनिक। आप 5,000 से ज्यादा पुराना एक सभ्यता है। जब ये सभ्यता जिस दिन पूरी की पूरी खड़ी हो जाएगी अपने पूरे कद तक, और 6-6 फुट के बच्चे हमारे देश में अब बहुत हो रहे हैं, हमारी खुराक में फर्क पड़ रहा है। ये 6-6 फुट के बच्चे जब पूरी हाइट पे खड़े होंगे तो दुनिया देखेगी, एंड द वर्ल्ड विल अपलॉड। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती समय देने के लिए, साइबर सिपाही से बात करने के लिए, और हमारे सारे साइबर सिपाही की तरफ से हमें आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत आभार और विजयी भव। थैंक यू सर। तो साथियों, ये थे मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, जिन्होंने अपने दिल की सारी बातें बिना किसी सांकेतिक भाषा के खुल्लम खुल्ला एक फौजी की तरह रखी।
और हम सबके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। साइबर सिपाही के इतिहास में आज पहली बार हमारे कैमरे पे एक असली सिपाही आया है और हम सब कामना करते हैं कि हमारी भारत माता, हमारा भारतवर्ष दिनों दिन तरक्की करे और हम लोग देश विरोधी तत्वों को माकूल जवाब दें अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से। हम सरस्वती के पुत्र हैं, जैसा सर ने कहा, इनके पास हथियार थे जो कि अब सरकार ने वापस ले लिया है। हमारे पास में हथियार नहीं है, लेकिन हमारी कलम और हमारी वाणी हमारा हथियार है और इससे हम देश की ये जंग जीत लेंगे सर। जय हिंद सर। इंशाअल्लाह।